नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज हमारा ये सेकेंड क्लास है, यानी कि कोशिका चैप्टर का। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं कोशिका चैप्टर का, और उससे पहले भी हम कर चुके हैं एक क्लास इंट्रोडक्शन का। तो आज ये कोशिका चैप्टर का दूसरा क्लास है, जिसमें हम इससे पहले वाले क्लास में कुछ लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन किए थे, और आज उसी से आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखिए, और अगर आप इन सब का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ विद्याग्राम सर्च करिए और ज्वाइन होकर के यहाँ के सारा PDF आप ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हक्सले के अनुसार सभी जीवों की शरीर की भौतिक इकाई किसे माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि सभी जीवों की भौतिक इकाई किसे माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी जीवों की भौतिक इकाई, यानी जो इसका आंसर है उसको माना जाता है, ये किसने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है, हक्सले के अनुसार सभी जीवों की शरीर की भौतिक इकाई किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है उत्तक, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, और ऑप्शन डी है जीव द्रव्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव द्रव्य। आप सभी को लग रहा होगा कि यहाँ पूछ रहा है सभी जीवों के शरीर की भौतिक इकाई किसे माना जाता है। आप लोगों को लग रहा है कि ये कोशिका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होगा जीव द्रव्य। हम आपको बताते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है शरीर की भौतिक इकाई, ये नहीं पूछा है कि सभी जीवों की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है। यहाँ पूछ रहा है भौतिक इकाई कौन सी है, तो भौतिक इकाई जीव द्रव्य को ही माना जाता है। ठीक है, अब बताते हैं जीव द्रव्य कहते किसे हैं। एक सेकेंड, हम इसे साफ कर ले थोड़ा। देखिए, ये है एक कोशिका। मान लीजिए कि ये एक गोलाकार सा कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के बीच में एकदम बीचों बीच स्थित है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसे हम N से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा सेल का फिगर है। ठीक है, अब देखिए, कोशिका के अंदर जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारा का सारा अंग यहाँ पर आ रहेगा, लेकिन इन्हीं सब अंग को आपस में चिपक ना जाए, इसके लिए इसमें एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। और इन हिंदी में कोशिका द्रव्य, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो कोशिका द्रव्य भरा होता है, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी हमारा DNA, RNA वगैरह पाया जाता है। तो इसके अंदर भी एक द्रव्य भरा जाता है, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियक द्रव्य, यानी कि केंद्रक द्रव्य, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए, कोशिका द्रव्य जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य अगर मिला देते हैं तो इसे कहते हैं हम जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य ही है जो शरीर की भौतिक इकाई माना जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर जीव द्रव्य हो जाएगा। ना तो कोशिका होगा, ना उत्तक होगा, और ना ही कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर जीव द्रव्य। तो यहाँ पर भौतिक इकाई कह रहा है, तो भौतिक इकाई हमारा जीव द्रव्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, ये कर रहा है जीव शरीर के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका। यानी कि आप सभी जब भी बायोलॉजी आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहला यानी कि लाइन यही लिखा रहता है कि सभी जीवों की संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है, या फिर रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे माना जाता है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। तो ये इसका कोशिका आंसर सही है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए, उत्तक, जब बहुत सारे कोशिका मिल करके एक ही प्रकार के काम करने लग जाए तो वो हमारा उत्तक कहलाता है। उत्तक का परिभाषा यही है कि जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसी एक विशेष काम को अंजाम दे तो वो हमारा उत्तक कहलाता है। तो उत्तक क्या है, यानी कोशिकाओं का समूह है। उसके बाद हम अंग को समझ लेते हैं। देखिए, अगर सारे उत्तक मिल जाएंगे तो एक अंग का निर्माण कर देंगे, उसी तरह सारे अंग मिल जाएंगे तो फिर हमारा जो है अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा, और सारा का सारा अंग तंत्र मिल जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो है शरीर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका के मिलने से बन जाता है उत्तक, उत्तक के मिलने से बन जाता है अंग, अंग के मिलने से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र के मिलने से हमारा पूरा संपूर्ण यानी इतना विराट सा शरीर बन जाता है। उसके बाद हम जीव द्रव्य को देखते हैं। तो जीव द्रव्य जैसे कि आपने बताया आपको कि कोशिका द्रव्य
प्लस केंद्रक द्रव्य मिला करके बनता है हमारा जीव द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य को भी और केंद्रक द्रव्य को भी अगर हम मिला देते हैं आपस में तो वो हमारा जीव द्रव्य बन जाता है, जो सभी जीवित शरीर की भौतिक इकाई माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कोशिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। जैसे कि हमारा मुद्रा क्या है, यानी पैसा जो है वो मुद्रा है, यानी कि रुपया, ये हमारा मुद्रा है। उसी तरह जैसे जापान का येन है, जिस तरह से अमेरिका का डॉलर है, रूस का रूबल है, तो ये क्या है, मुद्रा है। तो उसी तरह हमारे शरीर में जो मुद्रा काम में आता है वो क्या है, तो शरीर के जो ऊर्जा मुद्रा है उसे हम कहते हैं ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ATP बनता कहाँ पे है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ATP का निर्माण होता है। तो देखिए मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो अगर पूछे ऊर्जा गृह, यदि आपसे ऊर्जा गृह पूछे तो आपको आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहीं पे ATP का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसलिए हम ऊर्जा गृह का नाम जब देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा मुद्रा क्या है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जा बनता है, तो वो हमारा ATP के फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा जो है हमारे पास स्टोर होता है। तो शरीर का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है ATP को। तो फिर प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन यानी कि जो हमारे शरीर के पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर में मसल्स बिल्डिंग में काम आता है, यानी हमारे शरीर की जो टूट फूट की मरम्मत करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो हमारा प्रोटीन होता है। यानी कि प्रोटीन से हमारा शरीर का मरम्मत होता है, यानी शरीर में मांसपेशियों का विकास होता है। तो ये हमारा प्रोटीन हो गया। जबकि बचपन में अगर इसी प्रोटीन की कमी रह जाती है, यानी कि 1 से 5 साल के बच्चों में, तो उसमें 2 रोग उत्पन्न हो जाता है जो प्रमुख रोग है। एक होता है क्वाशियोरकर और एक मरासमस। ठीक है, इसमें शरीर का विकास नहीं होता है, पेट फूल जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो वहाँ पे प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बचपन में। हालांकि अभी भी यानी कि एक एडल्ट में भी प्रोटीन होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों में। यानी बच्चों में अगर सही से प्रोटीन नहीं मिल पाएगा तो उसका शरीर का सही से विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि ये विकास कराने का काम करता है प्रोटीन। और प्रोटीन बनता कहाँ है, एक राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, एक तो कोशिका में पाया जाएंगी, दूसरा हमारा राइबोसोम पाया जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको याद रखना है राइबोसोम जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, और राइबोसोम 2 जगह पाया जाता है, एक तो कोशिका में तो पाएगा ही, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और रुपया ये तो अपना मुद्रा है, यानी अपने देश का मुद्रा है, जिसका हम उपयोग करके वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये हमारा रुपया हो जाएगा। तो शरीर का ऊर्जा मुद्रा क्या है, ATP है। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आप लोग के लिए। देखिए शरीर का ऊर्जा यानी शरीर का ऊर्जा मुद्रा हो जाएगा ATP, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में इसका उत्पादन होता है। प्रोटीन शरीर की मरम्मत टूट फूट के लिए, यानी कि शरीर के मसल बिल्डिंग में प्रयोग होता है। और रुपया क्या है, ये हमारा देश का मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है साइटोलॉजी के जनक किसे कहते हैं। अब आप लोग पहले बताइए कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो हमने पहले ही क्लास में आप लोग को बताया था, पहले या दूसरी क्लास में आप लोग को बताया था, साइटोलॉजी कहते हैं हम कोशिका के अध्ययन को, यानी कि सेल के अध्ययन को, सेल की बनावट, उसकी आंतरिक संरचना, कार्य आदि के वर्णन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो अब क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। और आप लोग बता सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने और क्या किया था। तो आपको याद होगा, जैसे हमने पहले बताया है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज सबसे पहले किया था, कब, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। लेकिन वो कोशिका कैसा था, वो कोशिका मृत कोशिका था, यानी कि वो जीवित नहीं था, वो मृत कोशिका का खोज किया था। और इसको हम यानी याद करने का तरीका बताए थे कि रॉबर्ट हुक ने हुक लगा के कोशिका को निकाला, और वो हुक लगने की वजह से कोशिका मर गया। यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, लेकिन वो मरे हुए कोशिका का खोज किया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के बारे में इतना जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर भी क्या है, इसका सही आंसर भी आपको है रॉबर्ट हुक, कोशिका जनक के विज्ञान। इसके बाद ऑप्शन बी में है स्वानसन। तो देखिए स्वानसन जो है, स्वानसन को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक, एक सेकेंड, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हम किसे जानते हैं, स्वानसन को जानते हैं, आधुनिक कोशिका विज्ञान को। इसका बुक था द सेला या द सेल।
ठीक है, इसको याद रखिए। द सेल नाम से स्वानसन का बुक था और इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान का हम जनक भी मानते हैं, यानी कि मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक मानते हैं हम स्वान को, ठीक है। और इसका बुक का नाम था द सेल। याद रखने की ज़रूरत है आपको बुक का नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वानसन का बुक का क्या नाम था? द सेल। चलिए, स्वानसन के बारे में इतना जानकारी, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं ए.के. शर्मा। ये जो हमारा ए.के. शर्मा है, ये है कोशिका विज्ञान के जनक, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। ये है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा। इन्होंने क्या किया था, यानी कि भारत में कोशिका के पे कुछ सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया है ये ए.के. शर्मा ही है, इसलिए भारतीय कोशिका जनक के जनक हम, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हम मानते हैं ए.के. शर्मा को। उसके बाद ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका को खोजा था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यही, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि रॉबर्ट हुक ये सब पहले पूछा जाता था, अब इतना इजी हो गया, यानी कि हर इस इंसान को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को पता होता है, तो इसलिए ये ना के बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक, स्वानसन यानी कि आधुनिक साइटोलॉजी के जनक ए.के. शर्मा, भारतीय साइटोलॉजी के जनक, और ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ल्यूवेनहॉक ने खोजा था, वही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, अभी जो हम पढ़े हैं जस्ट। ल्यूवेनहॉक ने क्या खोजा था? तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है शुक्राणु कोशिका, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी है आरबीसी कोशिका, और ऑप्शन ई है सभी। तो देखिए, ल्यूवेनहॉक ने खोजा था जीवित कोशिका की खोज किया था, यानी कि यहाँ पर तो जीवित कोशिका कोई दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये बैक्टीरिया भी जीवित कोशिका है, शुक्राणु कोशिका भी जीवित कोशिका है, प्रोटोजोआ भी जीवित कोशिका है, आरबीसी भी जीवित कोशिका है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ल्यूवेनहॉक ने इन सभी कोशिकाओं का खोज किया था। बैक्टीरिया, शुक्राणु कोशिका, प्रोटोजोआ, आरबीसी, इन सब का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया सेल, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे वायरस के बारे में, यानी कि विषाणु के बारे में, वो क्या है, उसे हम जीवित और मृत के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि वो जब तक उसको कोई मानव शरीर नहीं मिल जाता या फिर कोई जंतु का शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो मृत अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही किसी शरीर में इंटर किया तो फिर वो जीवित हो जाएगा। तो लेकिन बैक्टीरिया हमेशा जीवित रहता है, वायरस कभी कभी जीवित होता है, यानी कि मानव शरीर में या फिर किसी जंतु के शरीर में प्रवेश करने के बाद जीवित होता है, लेकिन बैक्टीरिया हमेशा जीवित रहता है, ठीक है। शुक्राणु कोशिका, जो कि रिप्रोडक्शन में, यानी कि मानव जनन में या किसी भी जंतु के जनन में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है वो है शुक्राणु कोशिका, इसका खोज भी ल्यूवेनहॉक ने ही किया। प्रोटोजोआ, जो कि हमने शुरुआत के क्लास में ही पढ़ाया था आपको, 5 किंगडम, जिसे हम याद करने का ट्रिक क्या था? याद करने का ट्रिक था PM का PA फुल है, इसको याद करने का तरीका बताए थे। PM का PA फुल है, P से हो जाएगा प्लांट, M से मोनेरा, फिर P से प्रोटिस्टा, A से एनिमिलिया, और फुल से फंगी यानी कि कवक। तो इसी में आपको आ जाएगा प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इन्हीं प्रोटिस्टा, कवक और में ये प्रोटोजोआ भी आता है। तो इन्हीं प्रोटोजोआ का जो खोज किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और आरबीसी कोशिका, जो हमारे रक्त में पाया जाता है, यानी कि जिसे हम रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, तो इसका खोज भी ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। तो ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारे कोशिका का खोज किया था। एक तो जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था, बैक्टीरिया कोशिका का खोज किया, शुक्राणु कोशिका का खोज किया, प्रोटोजोआ का खोज किया, और आरबीसी का खोज किया। तो इन सभी का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए, आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों कोशिका के बारे में मूलभूत अंतर जानने वाले हैं, यानी कि आज हम आप लोगों के लिए लिख के लाए हैं, और वहाँ से आपको थोड़ा सा इसको 2-4 बार पढ़ लेना है। देखिए, ये हमारा प्रोकैरियोटिक है, एक सेकेंड रुक जाइए, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोकैरियोटिक है, सॉरी, और ये हमारा यूकैरियोटिक है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियोइड पाया जाता है, यानी कि इस तरह से घुमा घुमा। दूसरा राइबोसोम पाया जाएगा, और ये विलाई पाया जाएगा, जिसकी मदद से वो चलेगा। यही सब थोड़ा थोड़ा 2-4 ठो मतलब कोशिका में पाया जाता है, और इसी से अपना काम चलाता है।
जबकि ये जो यूकेरियोटिक कोशिका है, जिसे हम ह्यूमन सेल भी कह सकते हैं या फिर जंतु में भी इसी तरह के सेल पाए जाते हैं, तो ये सारे इसमें देखिए दुनिया भर का सारा पदार्थ इसी में पड़ा हुआ है। जैसे क्रोमेटिन पड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? जो वसा का संश्लेषण करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम पाया जाता है और वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, मैट्रिक्स, यानी कि दुनिया भर का जितना भी पदार्थ हो, यानी कि इसमें लगभग 20 से 25 अंगक पाए जाते हैं, यानी यूकेरियोटिक में, जो हम में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, यानी कि विकसित जीवों में पाया जाता है। तो हम इसी के थोड़ा सा जो है इसमें जो अंतर है उसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए। और ये सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा विद्याग्राम टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यह है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक जो हम में है और प्रोकैरियोटिक जो छोटे छोटे जीवों में होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक को ये आदिम कोशिकाएं हैं, आदिम कोशिका यानी कि बहुत ही पुरानी कोशिका है, जबकि यूकेरियोटिक एक सुविकसित कोशिका है, यानी कि इसमें सारा का सारा अंग एकदम विकसित होता है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मतलब कि सुव्यवस्थित तरीके से केंद्रक पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारा का सारा अंग पाया जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक, इसमें केंद्रक अविकसित होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता, बल्कि केंद्रक के जगह पे केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड्स पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक एक पूर्ण विकसित कोशिका है और इसमें केंद्रक बेहतर तरीका से पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर देख लीजिए प्रोकैरियोटिक, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होता है। देखिए केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा गोला होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। जिस तरह से केंद्रक पूरे कोशिका को नियंत्रित करता है, उसी तरह केंद्रिका जो है वो पूरे केंद्रक का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो देखिए, तो प्रोकैरियोटिक में ना तो केंद्रक झिल्ली होगा, यानी कि केंद्रक को जो ढकने वाला या प्रोटेक्शन देने वाला होगा कोई, और ना ही केंद्रिका यानी कि उसके अंदर जो केंद्रक के अंदर जो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है वो भी नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक है, यानी छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है। जबकि यूकेरियोटिक में केंद्रक झिल्ली भी होता है और केंद्रिका भी पाया जाता है, यानी केंद्रक के अंदर जो महत्वपूर्ण गोला सा होता है जो पूरे केंद्रक को नियंत्रित करता है वो भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक में इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में यानी कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं तथा एक सेकेंड, हाँ, इसमें श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है, तो ये आपको श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद यूकेरियोटिक में क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी जो भी कोशिका का अंग होगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब में झिल्ली लगा होगा। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी यूकेरियोटिक में समसूत्री विभाजन होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक जो है इसमें राइबोसोम 70 S प्रकार के होते हैं, यानी कि S मतलब श्वेतवर्ग इकाई, आपको ध्यान रखना है 70 S प्रकार के, यानी कि बहुत ही छोटे टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि यूकेरियोटिक में ये 80 S प्रकार के होते हैं, आगे लिखा होगा, यूकेरियोटिक में 80 S और प्रोकैरियोटिक में 70 S प्रकार के। उसके बाद प्रोकैरियोटिक में इसमें कशाभिका एवं सूक्ष्म तंतु होते हैं जो कि इसे चलने में मदद करते हैं, तथा इसमें कोशिका द्रव्यी गति स्पष्ट नहीं होता, यानी इस कोशिका के अंदर जो गतिवति होता है वो सब स्पष्ट नहीं होता है, एकदम सुस्त पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यूकेरियोटिक, इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन सेल है तो उसमें तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पादप सेल है उसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र जो है वो हरित लवक में पाया जाएगा। ठीक है, और राइबोसोम देख लीजिए 80 S प्रकार के होते हैं यूकेरियोटिक में, यानी हम सब में। इसमें कशाभिका एवं सूक्ष्म नलिका पाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे क्या पाया गया था, एक सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ कशाभिका एवं सूक्ष्म तंतु, यानी कि इसमें तंतु पाया गया था, यानी छोटा छोटा सा ऐसे ऐसे रोम जैसे, यानी कि रोआ जैसे, जैसे आपके हाथ पे जो रोए हैं, यानी कि छोटे छोटे बाल हैं, उसी प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूक्ष्म नलिका पाया जाता है, नलिका यानी जैसे आपका नस है उस तरह से नलिका पाया जाता है। उसके बाद इसमें कोशिका द्रव्य की गति स्पष्ट होती है, यानी इसमें कोशिका द्रव्य की जो अंदर जो कोशिकांग गति करते हैं वो भी स्पष्ट देखा जा सकता है माइक्रो यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इसमें रिक्तिका उपस्थित होता है। अब रिक्तिका क्या होता है देखिए, और प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका नहीं होता है, यूकेरियोटिक में रिक्तिका होता है। रिक्तिका कोशिका के अंदर एक खाली जगह होता है जहाँ पे ये अपना भोजन को स्टोर करके रखते हैं, तो रिक्तिका जो है वो यूकेरियोटिक में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। उसके बाद यूकेरियोटिक में लैंगिक जनन होता है, जबकि
प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है। यानी प्रोकैरियोटिक में कैसा जनन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन या फिर मुकुलन द्वारा होता है, जैसे हाइड्रा इन सब का, और अमीबा ये सब इसी में आता है। जैसे हाइड्रा हम देखे होंगे कि, एक सेकेंड हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक पेज लेकर के। देखिए मान लीजिए कि इस तरह से एक हाइड्रा है, इसी तरह से हाइड्रा होता है, इसी तरह से। अब इसमें क्या होगा, इस तरह से एक ठो बड निकलेगा, यानी कि मुकुल निकलेगा। फिर ये दूसरा जो हाइड्रा है, यही हाइड्रा है, ये आगे चल के कैसे हो जाएगा, देखिए ये बड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर अगला जो इसमें बड निकलेगा, वो कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि ऐसे तो होगा ही, ये बड कुछ इस प्रकार निकल जाएगा। और उसके बाद फिर अगर अगला बनेगा तो ये बड जो है वो टूट करके अपना अलग एक संतान बना लेगा। तो इसी तरह से ये हो गया आपको मुकुलन, ठीक है। तो इसी तरह से कोशिका में जो है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाया जाता है, इस कोशिका में वो मुकुलन द्वारा या तो विखंडन हो जाएगा, यानी कि अपना दूसरा संतान निर्मित कर लेगा, या फिर विखंडन द्वारा, यानी कि अपने आप में धीरे जो पदार्थ है वही टूट के दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और दो ठों का निर्माण हो जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, इसमें लैंगिक और अलैंगिक इस तरह से जनन होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए तो ये टूट टूट के अपने में विखंडित कर लेते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यानी लैंगिक भी अलैंगिक भी ये सारा का सारा पाया जाता है, ठीक है। तो ये था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, और इन सब को आपको 2 बार से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप PDF मिल जाइए और वहाँ से आप लोग 2 से 3 बार इसे ज़रूर पढ़िएगा। PDF कहाँ मिलेगा, फिर से बता देते हैं, विद्याग्राम टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ से जुड़ करके आप लोग सारा PDF लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।